हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी फंडामेंटल सीरीज़ पार्ट 1 का आर्टिकल 17-18 जो कल था वो हमारा फिनिश हो गया। पार्ट 1 अब ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 हमारा था राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में आर्टिकल हमारे आए थे 14 to 18। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम में हमारे आएंगे आर्टिकल 19 to 22 तक। तो अब पार्ट फंडामेंटल राइट पार्ट 2 की सीरीज़ का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम, ये फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है, अब फ्रीडम क्या क्या, अब ये हमें 5 तरह की फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19 5 तरह की फ्रीडम देता है। वो क्या क्या फ्रीडम है? पहली है हमारी फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी फ्रीडम है हमारी असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरी फ्रीडम है हमारी एसोसिएशन। अभी सबको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चौथी फ्रीडम है हमारी एसोसिएशन के बाद मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और पांचवी हमारी है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, ये हमारी 5 तरह की फ्रीडम है। ठीक, अब इन 5 तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अब पहली आर्टिकल 19 हमें देता है फ्रीडम इन 5 तरह की फ्रीडम। स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन। अब क्या करते हैं, अब इसमें एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होती है? फ्रीडम ऑफ, जैसे कि आपको पूरी तरह से छूट है, आपको पूरी तरह से छूट है, आप इस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ की जो समाज में चल रही है। आप मतलब कि अपने उस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, या राइटिंग, या प्रिंटिंग, या जैसे किसी भी मीडियम से अपने व्यूज़ रख सकते हैं। तो इसमें हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किस किस तरह की फ्रीडम मिलती है? हमको इसमें फ्रीडम मिलती है फ्रीडम ऑफ जैसे न्यूज़पेपर, फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज़, नोइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट क्या एक्टिविटीज़ कर रही है उसको जानने का हमें अधिकार है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ टेलीविज़न। और उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और राइटिंग प्रिंटिंग की सब तरह की फ्रीडम हमें इसमें मिलती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब दूसरी हमारी फ्रीडम है असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली में क्या है, हम किसी भी बिना किसी हथियार के, हम समाज में बिना किसी हथियार के कोई भी ग्रुप बना सकते हैं और किसी भी मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है, उसमें कोई भी रियोटर्स, मतलब कि कोई दंगई नहीं होना, कोई दंगा करने वाला नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसी असेंबली बना सकते हैं, ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, और बिना पब्लिक की पीस को डिस्टर्ब किए हुए, उनके जो कार्य वो चल रहा है समाज में उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, हार्मनी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम असेंबली बना सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके अगर ये ग्रुप बना है, अगर ये ग्रुप हमारा जैसे कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, और पब्लिकली पीस को डिस्टर्ब करता है, समाज जैसे कि कहीं पे ग्रुप बना लिया, बैठ के मीटिंग करने लगे, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब, तो ये हमारा मतलब इस आर्टिकल के अंडर नहीं आएगा, और ये आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा। तो इसके तहत क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धारा 144, जैसे कि आपने सुना होगा कि ज़िले में धारा 144 लग गई है, तो उसका यही मतलब होता है कि आप किसी भी तरह की कोई गुटबाजी या कोई भी ग्रुप कहीं भी पब्लिकली नहीं बना सकते उस टाइम जब धारा 144 ज़िले में लागू होती है। और धारा 144 बोले तो सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये कौन लगाता है? ये ज़िले का मजिस्ट्रेट लगाता है, ये मजिस्ट्रेट लगाता है डिस्ट्रिक्ट का, जो एक धारा 144। तो उसमें ये सब जितनी एक्टिविटीज़ मैंने भी बताई हैं असेंबली में, ये सारी बैन कर दी जाती हैं कुछ समय के लिए।
और ये सब किसके हाथ में होता है? ये सब होता है हमारे मजिस्ट्रेट के हाथ में। और ये किस लिए लगाई जाती है कि पब्लिक की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसकी पीस को, हार्मनी को बनाए रखने के लिए, ठीक है? तो ये धारा 140 लगाई जाती है। अब अगर जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि रिप्लेस किया है आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके उसका नया नाम बनाया गया भारतीय न्याय संहिता। उसके सेक्शन 141 के तहत अगर कोई 5 लोग हैं या उससे कम है, अगर वो लोग मिलके किसी जैसे कि कोई लॉ, लीगल लॉ है, उसको, कोई लीगल लॉ या कोई काम लीगली हो रहा है, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और अगर किसी बंदे की ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी या कुछ भी हथिया रहे हैं ग्रुप बना के, या किसी को ज़बरन उकसा रहे हैं कुछ गलत काम करने के लिए किसी पर्सन को, तो ये सब ग्रुप बाजी नहीं होगी, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर द सेक्शन 144 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी था। ठीक है? तो इतना था असेंबली में। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन मतलब कि यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब तुम बना सकते हो, और कंपनी अपनी बना सकते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो खुद की। इन सब की तुमको स्वतंत्रता है, तुमको फ्रीडम है अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम अपनी कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप में कंपनी खोल सकते हो, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, अपना कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो। इस पे भी स्टेट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कब? अगर तुमने कोई पार्टनरशिप की है या कोई कंपनी बनाई है, तो उससे पब्लिक की पीस, हार्मनी या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो स्टेट तुम्हारे खिलाफ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन ले सकती है। मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पब्लिक की हार्मनी, पीस ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। बस तुम कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं मूवमेंट की। अब तुम जहाँ तक इंडियन टेरिटरी है, उसकी जहाँ तक लिमिट है, तुम इस टेरिटरी में कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे मूवमेंट कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो किसी भी जगह में। लेकिन घूम सकते हो बिना किसी उसकी, वही बात मैंने फिर कहता हूँ कि बिना किसी उसकी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किए, वहाँ के लोगों की, वहाँ की एरिया की पीस और उसकी हार्मनी, उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए तुम वहाँ घूम सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो। लेकिन इस पे भी स्टेट कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जहाँ जाने के लिए सबको अलाउड नहीं होता है, किसी भी बाहरी आदमी को, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, उनके आस-पास जाना या घूमना, या कोई जैसे कि फॉरेस्ट एरिया होगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड एरिया में जाने से स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्योंकि वो उनकी अपनी लैंग्वेज, उनका कस्टम्स, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब डिस्टर्ब हो जाएँगे अगर बाहरी लोग वहाँ जाने लगेंगे, और फिर नए-नए कुछ मतलब कि उनको बताएँगे या करेंगे, तो उनकी वहाँ की हार्मनी डिस्टर्ब होगी, वहाँ का अलग तरह का फिर माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो इस ट्राइबल एरियाज़ में जाने से स्टेट रोक लगाती है। ठीक है? यहाँ किसी को मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं है, बाहरी किसी को। तो बस ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है इसलिए, उसके अलावा आप पूरी टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं प्रोफ़ेशन की। अब बात की प्रो तुम कोई भी प्रोफ़ेशन, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकते हो अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तुमको ये आर्टिकल 19 पावर देता है, तुम किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकते हो, अपना खुद का, पार्टनरशिप में, या कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। इवन इफ कि वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, और वह पब्लिक हार्मनी और पीस इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब ना करे। हाँ, स्टेट इस पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर तुम कोई बिज़नेस कर रहे हो, जैसे कि इल्लीगल कोई बिज़नेस कर रहे हो, जैसे कि किसी ड्रग्स का बिज़नेस कर रहे हो, या तुम किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिज़नेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि सेलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड और चिल्ड्रन और मेन फ्रॉम अब्रॉड और एनी अदर कंट्रीज़, तो ये अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो, तो ये तुम्हारा इल्लीगल है। इस पे स्टेट तुमको रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। ठीक है? ये 5 पॉइंट्स थे, या 5 कह लेंगे, ये 5 राइट्स थे जो हमें मिलते हैं आर्टिकल 19 के अंडर में फ्रीडम मिलती है। इनको हम अपना आराम से एन्जॉय कर सकते हैं आर्टिकल 19 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? आर्टिकल 19 हमारा इतना ही था। इसके बाद मिलते हैं अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में ऑफ द पार्ट सेकंड फंडामेंटल राइट्स सीरीज़ का, राइट टू फ्रीडम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।